मोहट्टा पैलेस की मलकियत का तनाज़ा है। सिंध हाई कोर्ट ने कसर फातिमा के लिए मोहट्टा पैलेस का नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया है। मरकज़ी केस 1971 से अभी भी ज़ेर समात है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की रिहाइश का मोहट्टा पैलेस की मलकियत का तनाज़ा। सिंध हाई कोर्ट ने कसर फातिमा के लिए मोहट्टा पैलेस का नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया है। मज़ीद तफसीलात बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की एक मलकियत क्लिफ्टन में वाक़ है, जिसका नाम कसर नाज था, लेकिन एक तवील अरसे से उसे मोहट्टा पैलेस के नाम से पुकारा जाता है। यह 1971 से चलता हुआ केस है, जो कि फातिमा जिन्ना के चचा के एक बेटे हुसैन जी वॉलजी की जानिब से 1971 में दायर किया गया था। अब उनके साहबजादे और साहबजादियां हैं जो कि इस केस को परसू कर रहे हैं। इसी केस में एक दरख्वास्त ये दायर की गई थी कि जो कसर नाज है, जिसको मोहट्टा पैलेस के नाम से पुकारा जा रहा है, लिहाजा जो उसका ओरिजिनल नाम है कसर नाज, तो अदालत मोहट्टा पैलेस पुकारने से रोके और हुकूमत को ये हुक्म जारी किया जाए कि कसर नाज से ही उस बिल्डिंग को पुकारा जाए, जिस पर आज सिंध हाई कोर्ट ने यह फैसला जारी कर दिया है और कसर नाज ही पुकारने का हुक्म दिया है उस इमारत को जो कि फातिमा जिन्ना की है। जबकि जो दूसरा केस जो कि मरकजी केस है, जो वारिसीन में जायदाद के तनाज़े से मुतल्लिक है, वो अब भी सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। बिलाल अहमद, ये एक तवील अरसा है ये केस चलता आ रहा है, बताइएगा आखिर मामला क्या है, जो बुनियादी मसला क्या है ये कसर नाज और कसर फातिमा का? जी देखिए, 1971 में ये केस दायर किया गया था। उस वक्त हुसैन जी वॉलजी जो कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के चचा के बेटे थे, वो हयात थे। उन्होंने एक सिंध हाई कोर्ट में सूट फाइल करते हुए ये दावा किया था कि चूंकि फातिमा जिन्ना ने शादी नहीं की थी, उनकी औलाद भी नहीं थी, लेकिन तकसीम के बाद जो उनकी एक ही जगह जो कराची में थी वो कसर नाज के नाम से पुकारी जाती थी। तो उनसे ये केस चलता हुआ आगे बढ़ा। उसके बाद अदालत के अंदर ये केस चलता रहा। तो हुसैन जी वॉलजी की जो बहनें थी तीन, वो भी इसमें बाद में जब केस का फैसला होने लगा तो वो दरमियान में आ गई और उनका ये कहना था कि उनके भाई हुसैन जी वॉलजी ने उनको बगैर बताए ये केस दायर किया है। तो उसके बाद से ये केस चलता आ रहा है। अब हुसैन जी वॉलजी भी इंतकाल कर चुके हैं, जबकि हुसैन जी वॉलजी की जो तीन बहनें हैं वो भी इंतकाल कर चुकी हैं। अब ये तीसरी जो नस्ल है वो इस केस को परसू कर रही है और अभी भी अदालत के अंदर ये मामला ज़ेर समात है कि क्या जो हुसैन जी वॉलजी और उनकी बहनें हैं वो जायदाद से मुतल्लिक जो उनके दावे हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। अदालत के अंदर एक तकरीबन 1971 से केस आज तक ये ज़ेर समात है। बिल्कुल 50 साल हो चुके हैं इस केस को ज़ेर समात हुए। ये बताइएगा, बुनियादी तौर पर जो मसला था वो तो आपने बता दिया। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो इसके पिछले फैसले हैं, दीगर सुनवाइयाँ हैं, उस पर क्या मौक़िफ़ सामने आया था? जी देखिए, जो 90s में ऐसा हुआ था कि सिंध हुकूमत ने इस बिल्डिंग को एक्वायर कर लिया था, अपने हुकूमती तहवील में ले लिया था और इससे मुतल्लिक एक अमाउंट सिंध कोर्ट में बाकायदा तौर पर जमा करा दी गई थी। अब जो असल तनाज़ा है वो उस अमाउंट में हिस्सा बंदी का है जो कि सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। लेकिन इशू यहाँ पर यह हुआ कि ये केस सिंध हाई कोर्ट की वजह से बज़ाहिर मुलतवी नहीं हो रहा, बल्कि पेंडिंग नहीं है, बल्कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हुसैन जी वॉलजी की जो तीन बहनें थी और उनकी औलादें, बताया जाता है कि वो बैरून मुल्क है और उनमें से एक एक करके वो तमाम जो है वो इस जो केस है मरकजी उसमें फरीक बनते जा रहे हैं। तो फरीक बनने के बाद जो है वो उनका नया वकील आता है, वो नए फरीक बनते हैं, तो नए आर्गूमेंट होते हैं। तो उस नए आर्गूमेंट की वजह से जो है वो एक तवील से तवील समात होती जा रही है और आज भी ये केस सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है। ये बताएगा कि मोहट्टा पैलेस को कसर फातिमा लिखा और कहा जाने के लिए सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि फातिमा जिन्ना ने कसर नाज को लड़कियों की मुफ्त तालीम के लिए जदीद मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया था। अभी तक इस पर भी अमल नहीं हो पाया। क्या फैसला इसके बाद होगा, क्योंकि अभी तक तो नाम ही चेंज नहीं हो पा रहा है? जी देखिए, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी हयात में ही ये ऐलान किया था कि जो कसर नाज है उसको लड़कियों की मुफ्त तालीम के लिए एक जदीद मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया था उन्होंने। लेकिन जब वो उनका इंतकाल हो गया और जब सिंध हुकूमत ने उसको एक्वायर कर लिया तो अब वो उसको एक हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सिंध हुकूमत बराह रास्त उसको देखती है। तो जो सिंध हाई कोर्ट है इसने एक ऑब्जर्वेशन जरूर दी है, एक अदालती फैसला जरूर दिया है कि जी कसर नाज को मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने के लिए जो सिफारिशात हैं वो उसको माना जाए और अदालत ने जो हुक्म दिया है सिंध हुकूमत को कि उसको मेडिकल कॉलेज। जी ठीक है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की रिहाइश का मोहट्टा पैलेस की मलकियत का ये तनाज़ा था। अपडेट कर रहे थे बिलाल अहमद, बहुत शुक्रिया।
अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर खाने और नाश्ते की फराहमी न किए जाने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस लेते हुए 12 अक्टूबर से खाने की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म सादिर कर दिया है। मुसाफिरों ने सिविल एविएशन से मुकामी परवाज़ों में खाना फराहम न किए जाने पर शिकायत की थी। सिविल एविएशन ने कौमी और निजी फ़ज़ाई कंपनी को 12 अक्टूबर से अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर खाना लाजमी फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। शहर के नाले हैं या सोने की कान, पानी माफिया ने नालों के तरफ बोरिंग और कुएं खोद कर करोड़ों का पानी सनती इलाकों में बेचना शुरू कर दिया है। यह पानी माफिया का नेटवर्क किस तरह काम करता है, जानते हैं एडिटर क्राइम सिंध फैसल शकील की इस रिपोर्ट में। शहर के नालों पर आवाम नहीं बल्कि पानी माफिया ने कब्जा किया। गुज्जर नाला, औरंगी टाउन नाला, जहांगीराबाद नाला और रेक्सर नाले पर पानी माफिया काबिज है। माफिया नालों पर कायम घरों में बोरिंग करता है। मालिक मकान को 5 लाख रुपए एडवांस और 25,000 महाना दिए जाते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि नालों के अतराफ पानी माफिया ने पंजे गाड़े हुए हैं। ये पेपो को देख सकते हो आप खुद भी, सारा माफिया बैठा हुआ है, सारा पानी चोरी हुआ है, वाटर बोर्ड खुद मिला हुआ है। पानी तो कभी किधर से लाते, कभी किधर बोरिंग है, बोरिंग से लाते। बोरिंग से हासिल होने वाला पानी जेर जमीन पाइपलाइन के जरिए साइट में वाक़ इंडस्ट्रीज को जाता है। इंडस्ट्रीज को माफिया यौमिया 38 मिलियन गैलन पानी फराहम करता है। माफिया इंडस्ट्री से 75 रुपए फी गैलन पानी वसूल करता है। 3 करोड़ 80 लाख गैलन पानी 75 पैसे फी गैलन हो तो 2 करोड़ 85 लाख रुपए बनते हैं। इस तरह पानी माफिया महीने का 85 करोड़ 50 लाख कमाता है। साइट एरिया में वाक़ इंडस्ट्री को यौमिया 40 मिलियन गैलन पानी दरकार है। वाटर बोर्ड साइट में वाक़ इंडस्ट्रीज को सिर्फ 2 मिलियन गैलन पानी फराहम करता है। पानी माफिया के शकील महर और अदनान कोहिस्तानी ये कारोबार चला रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक एक कुएं पर 30 से 35 लाख खर्चा आता है। गटर सीवरेज का काम सही नहीं हो रहा है इधर, इस इलाके में आगे काम टाइट हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है। थोड़ा सा जो जगह है इनका वजह से लोगों को परेशानी है और ये कम से कम 2 महीने से ऐसा ही पड़ा हुआ है ना। इस धंधे में वाटर बोर्ड के करप्ट अफसरान, पुलिस और सियासी शख्सियात को हर माह भत्ता दिया जाता है। इलाका मकीन कहते हैं कि इस धंधे को रोकने वाला कोई नहीं। नालों के अतराफ खुदाई और पानी निकालने से पानी की सतह दिन ब दिन नीचे जा रही है। पहले जहां 60 और 80 फीट पर पानी निकलता था, अब 120 फीट पर निकल रहा है। कैमरामैन मुताहिर हुसैन जाफरी के साथ फैसल शकील, कराची। सिंध सरकार ने कराची की गुंजानाबाद औरंगी टाउन के बासियों को एक और तफरीह का तोहफा दे दिया। मुर्तज़ा वहाब ने औरंगी टाउन 4 नंबर में आफाक खान शाहिद फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। फैमिली पार्क साबिक रुकन कौमी असम्बली मरहूम आफाक खान शाहिद के नाम से मंसूब किया गया है। सातों ज़िले काउंसिल और KMC के लिए रकम मुख्तस कर दी है। अगले 9 माह ज़िला गरबी में 60 करोड़ फलाह बहबूद तक खर्च किए जाएंगे। अगले चंद माह में आवाम को पता लग जाएगा कि आवाम की खिदमत किसने की है। कुछ हफ्तों बाद आप देख सकते हैं कि वही पार्क जो माजी में बंद था, तबाहाली का शिकार था, कोई सब्जा, कोई सफाई नहीं थी, आज उस पार्क को हमने बेहतरीन तरीके से उसकी तज़ीनो आराइश की है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और बिलखुसूस औरंगी टाउन की आवाम के लिए खोल दिया गया है। आज ये फैसला किया है कि इस पार्क को आफाक खान शाहिद साहब मरहूम की याद में मंसूब कर दिया जाए और आज से इस पार्क का नाम आफाक पार्क होगा। SSG के सिस्टम में गैस प्रेशर में कमी को दूर ना किया जा सका। गैस लोड मैनेजमेंट के तहत शहर कायद समेत सिंध भर में दूसरे रोज़ भी CNG स्टेशन बंद रहे। CNG स्टेशन गुज़िश्ता रोज़ सुबह 8 बजे बंद किए गए थे। SSGC की जानिब से CNG स्टेशन 72 घंटों के लिए यानी पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। इस ज़मन में गैस की बंदिश का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। SSGC हुक्म के मुताबिक गैस की बंदिश का फैसला घरेलू सार्फिन को बिला ताअत्तुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए किया गया। CNG महंगी और फिर दस्तयाब भी नहीं। शहर कायद में CNG स्टेशन की बंदिश से परेशान सारिफिन ने हुकूमत से CNG के मुस्तकबिल को वाज़े करने का मुतालबा कर दिया। सिंध के दीगर शहरों की तरह शहर में भी दूसरे रोज़ CNG स्टेशन बंद होने और गैस की अदम फराहमी के बायस सारिफिन परेशानी का शिकार हैं। CNG रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि 72 घंटों के लिए अचानक CNG स्टेशन बंद करने का अमल दुरुस्त नहीं,
एक दिन की भी गैस बंदी से उनके माशी मसाइल में इजाफा हो जाता है। सारिफीन ने कहा कि 180 रुपये फी किलो तक पहुँचने वाली गैस की अदम फराहमी समझ से बालातर है। सारिफीन ने हुकूमत से अपील की है कि CNG गैस के मुस्तकबिल का फैसला करे कि इस ईंधन को जारी रखना है या बंद करना है, ताकि अजियत से छुटकारा मिल सके। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। घर का चूल्हा जलता है तो खानदान पलता है। महंगाई के दौर में शहर का एक इलाका ऐसा भी है जहां के गरीब मकीन चूल्हा जलाने से कासिर हैं। इनका कहना है कि 100 जतन करने के बावजूद भी चूल्हा आग से महरूम है। 3 महीने हो गए, ना खाना बना सकते ना, जैसे बैठे हैं लकड़ियाँ जला जला के बुरा हाल हो गया है। गैस आ नहीं रहा, खाने के लिए बाजार में जाए गैस जलाए, कौन सी चीज़ लेके आए बंदा। बचाने के लिए तो कुछ भी नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि गैस 3 महीने से नहीं आ रहे और बड़े परेशान है। रात को कभी 12 बजे खाना पकाते हैं, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। बल्दिया टाउन सईदाबाद गुलशन गाजी का ब्लॉक ए गुज़िश्ता 3 माह से नामालूम वजूहात की बिना पर सुई गैस की फराहमी से महरूम है। इस अहम मसले के हल के लिए सुई सौदरन गैस कंपनी का अमला एक जानिब तो सुस्ती का मुजाहरा कर रहा है, मगर दूसरी जानिब माहाना गैस के बिल भेजने में भरपूर फुर्ती दिखाई जा रही है। 3 महीने हो गए गैस का बिल लगातार आ रहा है हर महीने, लेकिन रात के टाइम पे 3 बजे भी उठो लेकिन चूल्हा नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं। हम तो लकड़ियां जला जला के थक गए। मेरे पास गैस के बिल भी मौजूद है। ये गैस का जो एंड आखिरी तारीख था वो 4 अक्टूबर था। मैं 570 रुपये में भर के आई हूँ, आपको मैं प्रूफ भी दिखा सकती हूँ, लेकिन गैस यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता। इस वक्त तक बच्चे जुमा का नमाज पढ़ के आए भूखे, और आपके कायदा आपको दिखा सकती हूँ कि ना यहाँ गैस का तो नाम बुनियाद ही नहीं है। सुई सौदरन गैस कंपनी की नाअहली से इलाका मकीन पत्थर के दौर जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो लकड़ियाँ जलाकर पेट की आग बुझाने के जतन करने पर मजबूर हैं, जबकि LPG के महंगे गैस सिलेंडर इंसानी जानों के लिए बदस्तूर खतरा बने हुए हैं। इस सूरत हाल में होटलों और नान बाइयों की चांदी हो गई है। इसका तनासुर यही है भाई, 2-3 महीने से यहाँ पे गैस नहीं आ रहा है। बिल्कुल रात को 12-1 बजे गैस आता है। ज़ाहिर सी बात है होटलों पे रश होगा ही, खाली मेरे पास नहीं, इस इलाके में जितने भी होटल हैं सब रश से भरे हुए हैं। गैस के पीछे हम लोग बहुत ख्वार है यार, बहुत जलील हो रहे हैं। कब से ये 3-4 महीना हो गया गैस नहीं है, और महंगाई इतना बड़ा हुआ है, खाना तंदूर से भी हम लोग नहीं ले सकते। बेहतर रिकवरी के बावजूद 3 माह से गैस की मुकम्मल बंदिश इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आती है, जिसका हर सतह पर फौरी नोटिस लेकर अजाला करना इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। घरेलू सारिफीन भी गैस की अदम फराहमी के बायस शदीद परेशान हैं। मुतादिद इलाकों में गैस प्रेशर में कमी का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशी कहते हैं कि गैस की बंदिश का कोई टाइम ही नहीं है, जब दिल चाहे गैस गायब हो जाती है। मज़ीद तफसीलात आदिया नाज से जानते हैं। जी आदिया। बिल्कुल, हुकूमती अहकामात के बाद CNG की बंदिश आजकल चल रही है, लेकिन बात करें अगर घरेलू सारिफीन की तो CNG की बंदिश तो यहाँ पहले से ही शुरू हो चुकी है, क्योंकि सर्दियों की आमद में अभी कुछ अर्सा बाकी है। लेकिन उससे पहले ही हमने देखा है कि घरों में मुतादिद इलाकों के घरों के अंदर गैस जो है वो कम आ रही है, प्रेशर कम है, या फिर इसका कोई औकात कार ही नहीं है कि गैस कब आएगी। मेरे साथ खातून खाना मौजूद है, आपकी बात कराएंगे। मुझे बताइएगा आंटी, क्या मसाइल दरपेश हैं और गैस के कितनी वो मिकदार आ रही है? गैस की कितनी मिकदार? गैस की इतनी मिकदार है कि खाना हमें रात का पक्का हुआ गर्म करना है, वो भी हम इस वक्त गर्म करने से आप देख लें कि कितनी गैस है, नहीं आ रही गैस। खाना गर्म करने में भी 1 घंटा मुझे लग जाएगा। खाना वो मैंने लौकी गोश्त बनाया, उसको गर्म करूँगी, फिर उसको निकाल के मैं चावल रख दूँगी। दूसरा चूल्हा तो जला ही नहीं सकते, 2 चूल्हे हैं मेरे पास, लेकिन एक चूल्हे में ही अगर पूरी गैस आ जाए तो 5 मिनट का काम है खाना गर्म करना। और ये कि अब क्या कर सकते हैं, कोई वक्त नहीं है कि किस वक्त गैस सही आ रही है। कोई एक दफ़ा रात को 12 बजे में आई, मैं बहन को हॉस्पिटल देखने गई थी, वहाँ से वापस आई, मैं कहा अभी बच्चे नहीं आए, जल्दी जल्दी रोटी डाल दूँ। अब जो गैस खोला तो बिल्कुल नानी के बराबर, रोटी तो पकने का सवाल ही नहीं। फिर उनको मैंने टेलीफोन करके कहा भाई रास्ते में से रोटी लेके आना, इसलिए कि मैंने भी खाना नहीं खाया है। अब क्या कर सकते हैं बताओ, कोई टाइम नहीं है। वो रात के 12 बजे थे, अब दिन का 1 बज रहा है। ये गैस का हाल है, क्या करें हम, परेशान आ गए। किस तरह की लोड शेडिंग है, अभी सर्दी नहीं आई है, सर्दी में तो पता नहीं क्या हाल होगा। बिल्कुल, सर्दी में तो ना जाने क्या हाल होगा। गर्मी है अभी भी शहर के अंदर, और आप देख रहे हैं कि गैस का जो प्रेशर है वो कम होता चला जा रहा है। बल्कि वो चीज़ तो एक तरफ, कोई टाइमिंग ही नहीं है, किसी भी वक्त में गैस जो है वो चली जाती है, चाहे वो दोपहर के औकात कार हो, चाहे सुबह के नाश्ते का वक्त हो, चाहे वो रात के खाने का वक्त हो, गैस उसकी कोई टाइमिंग नहीं है। और आवाम का ये कहना है कि इस हवाले से हुकाम बाला को सोचना, क्योंकि यकीनन बाहर से खाना। बहुत शुक्रिया आदि, आपने अपडेट किया। सिंध में 72 घंटों के लिए सनतों को गैस
की बंदिश के फैसले को सनतकारों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। गैस बंदिश के बायस सनतकारों को मजीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदा सलाल वड़ाइच से, जो कि इस वक्त कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर इंडस्ट्री के सदर सुलेमान असलम के हमरा मौजूद हैं। जी सलाल। जी बिल्कुल, सूबे भर में एक दफ़ा फिर गैस बंदिश का सिलसिला शुरू हो गया है। हुकूमत की जानिब से नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए पीर की सुबह तक गैस की बंदिश का ऐलान कर दिया गया है, जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी मुतासर होगी। सनतकारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से ये गैस बंदिश के फैसले को सरासर ना कबूल नहीं करते हम लोग। इस वक्त में हमें कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्री में मौजूद हूँ। यहाँ के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये बताइएगा कि ये जो गैस बंदिश का हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे और इससे इंडस्ट्री कितनी मुतासर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे देखें, ना सिर्फ कि एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री बल्कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंडस्ट्री दोनों पे इफेक्ट आएगा। वो कैसे कि आपने नॉन एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री के लिए इमीडिएट विद शॉर्ट नोटिस, जो कि थर्सडे नाइट को आपने निकाला और आपने 72 आवर्स के लिए बंद कर दी, उससे ओवरऑल सप्लाई चेन पे जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो इंडस्ट्री फीडबैक भी कर रही है एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री को, जो कि फर्दर एक्सपोर्ट के ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। जी, तो इनका यही कहना है कि पहले ही हफ्ते में एक रोज़ गैस बंदिश का सिलसिला जारी है, उसके बाद हुकूमत की जानिब से मज़ीद 3 रोज़ के लिए गैस बंदिश के सिलसिले से जो है सनतकारों को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उनके जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो डिले होंगे और इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिससे भी लाई का एक तूफान खड़ा होगा। जी बहुत शुक्रिया सलाल, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर नासिर हयात मगू ने हर 2 माह बाद गैस बहरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उनका कहना है कि जो अफसरान गैस सप्लाई के मामले को देख रहे हैं वो सब नाअहल हैं। हमारे नुमाइंदा अशरफ खान नासिर हयात मगू के साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी सिंध में गैस बहरान एक बार फिर संगीन हो गया। अगर बात करें सीए के बाद जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं उनको गैस की सप्लाई 3 रोज के लिए बंद कर दी है। अब जो गैस बहाली होगी पीर की सुबह 8 बजे पे होगी। और फेडरेशन हाउस के सदर जो नासिर हयात मग्गू हमारे साथ मौजूद हैं, उनका क्या मौकफ है और वो क्या कहेंगे वफाक से? सर, जो सूरत हाल है फिर एक बार फिर संगीन हो गई है, आप क्या कहेंगे गैस बहरान का इम्पैक्ट? नॉन एक्सपोर्ट बात करें तो कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, बात तो करने को कुछ है नहीं, हर 1-1.5 महीने के बाद गैस का बहरान आ जाता है। तो पहली बात तो ये तय है कि जो लोग भी इसको हैंडल कर रहे हैं, जो इंचार्ज है या जिनकी परव्यू में आता है, वो सब नाअहल है। तो सबसे पहले तो उन सब टीम को उठाया जाए, क्योंकि हर 2 महीने बाद वही पोजीशन, हर 2 महीने बाद वही पोजीशन। आखिर बिजनेस कम्युनिटी भी क्या करे, रोज़ टीवी पे भी आके क्या बोले, बात तो वही की वहीं होती है। अगर एक चीज़ की बुनियादी जहाँ से स्ट्रक्चरली गलती है और वो लोग बैठे हैं जो मैनेज नहीं कर सकते, तो पहले तो वहाँ चेंज होना चाहिए। जो बात कर रहे हैं हम नुकसान की, नुकसान तो देखें, आज हमारे इंपोर्ट का बिल इतना बढ़ चुका है कि हमारे पास एक्सपोर्ट इतनी करने के बावजूद बहुत बड़ा डेफिसिट है। उसके बाद अगर आप गैस बंद कर देंगे और एक्सपोर्ट यूनिट रुक जाएंगे तो आप तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो पहले ही आप इंपोर्ट से परेशान हैं, एक्सपोर्ट बढ़ने के बाद ही परेशान है। अब जो बढ़ावा है, अगर आप गैस बंद कर देंगे तो इसका क्या मतलब है कि जो एक्सपोर्ट हो रही है वो भी रुक जाएगी, इंपोर्ट तो रुक नहीं सकती, वो तो आती रहेगी। तो ये गैप बड़े से बड़ा होता जाएगा। जी, जैसे कि आपने सुना फेडरेशन के सदर ने साफ साफ कहा है कि जो पावर सेक्टर का जो मसला है और गैस का जो बहरान है हर 1.5 से 2 महीने बाद आ जाता है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो नाअहल लोग हैं, उनकी फौरी तौर पर उनको हटाया जाए, उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। और साथ में कहा है कि 3 रोज की बंदिश को मुस्तरद और फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। और अब आपको बताएंगे सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रजामंद हो चुकी है। फरवरी या मार्च में बल्दियाती इदारों के इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं हुई। फरवरी या मार्च 2022 में बल्दियाती इदारों के इंतखाबात करवाने को तैयार हैं। सेंसस का मसला जब तक हल नहीं होता तब तक इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि उन चीज़ों को बालाए ताक रख के आप बल्दियाती इंतखाबात कराएं, तो सिंध हुकूमत पूरे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार है। और हमने कहा था फरवरी मार्च तक हम कानून साजी भी कर लेंगे और तमाम चीज़ें कर लेंगे। तो अगर इस तरह का फैसला कमीशन की जानिब से आ गया है तो फरवरी मार्च तक हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए। सब्जी, फल, दालें, कोई चीज़ भी गरीबांदी की पहुँच में नहीं रही।
थोक मार्केट में सब्जी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसका बराह रास्त असर शहरियों पर पड़ रहा है। सब्जी की कीमतों के बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताबिश कफीली से। जी ताबिश, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सब्ज़ी हो, दाल हो या आटा गोश्त वगैरह हो, किसी चीज़ की कीमत भी जो है वो गरीब की पहुंच में नहीं है। हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है और आज तो सब्ज़ी की कीमतें जो होलसेल मार्केट है वही उनमें इजाफा हो चुका है। आज अगर हम बात करें होलसेल मार्केट में शिमला मिर्च की, तो जब जो शिमला मिर्च गुज़िश्ता रोज़ थोक में 80 रुपये किलो मिल रही थी, आज उसकी कीमत जो है वो 20 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये की हो गई है। साथ साथ लाल आलू की जो कीमत है उसमें 10 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि सफ़ेद आलू की कीमत में जो है वो 5 रुपये का इजाफा हुआ है। लाल आलू इस वक्त जो रिटेल में है वो 60 रुपये किलो बेचा जा रहा है, जबकि सफ़ेद आलू जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। जबकि जो टमाटर है, टमाटर की मंडी में जो कीमत है उसमें 10 रुपये का इजाफा हुआ है। टमाटर जो है इस वक्त मंडी में 70 रुपये का है, जबकि वो दुकानों के ऊपर मुख्तलिफ रेट है, मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से, कहीं वो 80 रुपये, कहीं 90 और कहीं 100 रुपये से ऊपर भी जो है वो इस वक्त बेचा जा रहा है। तो जो यहाँ शहरियों से दुकानदारों का यही कहना है कि जब मंडी में ही माल उनको महंगा मिलेगा तो वो किस तरीके से यहाँ सस्ता माल बेच सकेंगे। उनका ये कहना है कि अगर माल का कीमत कम करवानी है तो सबसे पहले मंडी में जो कीमतें हैं वहाँ इसके ऊपर काबू पाना पड़ेगा। जब तक मंडी से इनको माल महंगा मिलेगा तो वो लामहला जो एंड यूज़र है, जो आम सारिफ है, उसको माल महंगा ही बेचेंगे। तो जो लोग हैं उनका यही कहना है कि कमिश्नर कराची हर रोज़ एक लिस्ट जारी करते हैं, जैसे सब्ज़ी और दाल की, सब्ज़ी और फल वगैरह की कीमतें होती हैं, लेकिन उस लिस्ट के ऊपर कहीं भी अमल दरामद नहीं होता है। तो लोगों का, शहरियों का यही कहना है कि कमिश्नर कराची अगर लिस्ट जारी करते हैं, एक फ़हरिस्त जारी करते हैं, तो उस पर अमल दरामद भी करवाएं ताकि जो लोग हैं उन्हें रिलीफ मिले और वो महंगे दामों सब्ज़ियाँ और फल वगैरह ना कीमती पैसे बचा सकें। जी बहुत शुक्रिया ताबिश कफीली, आपने अपडेट किया। कराची के अमराज़ कल्ब के अस्पताल NICVD का तिबी और गैर तिबी अमला कोरोना अलाउंस ना मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहा है, जबकि OPD भी बंद कर दी गई। तफसीलात जानते हैं किफ़ायत अली शाह से। जी किफ़ायत। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो सूबा सिंध के सबसे बड़े दिल के अमराज का जो अस्पताल है NICVD में, जहाँ पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है यहाँ के मुलाजमीन की जानिब से। यहाँ के मुलाजमीन जो है वो एहतजाज करते हुए OPDs का भी बाइकाट कर दिया है, जिसकी वजह से अभी OPDs बंद है। हमारे साथ यहाँ पर जो मुलाजमीन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्यों एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और क्या वजह है कि ये एहतजाज पर मजबूर हुए हैं। जी बताइएगा। जी ये जो एहतजाज हम सब मिलकर कर रहे हैं आज, इसकी वजह यह है कि बहुत देर से फ्रॉम डे 1 से लेकर जो लोअर तबका लोग हैं, जो लोअर ग्रेड के लोग हैं, इनके साथ ज्यादती पे ज्यादती और अफसोस, बेहद अफसोस। वो लोग जो कल आए और आज ऊपर ही ऊपर बैठकर राज कर रहे हैं, वो लोग जो पुराने और सीनियर हैं उनको दबाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रेड 1 और 16 तक के मुलाजमीन हैं जिनको जो है वो जो कोरोना अलाउंस है 1.5 साल से नहीं मिला। यही वजह है कि ये यहाँ पर जो है वो एहतजाज पर मजबूर हैं और अब ये जो है वो एहतजाज करते हुए HR ऑफिस में आ गए हैं और अपना मुतालबा जो है वो इनके सामने पेश कर रहे हैं। OPDs का बाइकाट अभी तक जारी है, जिसकी वजह से मरीजों के हवाले से किफ़ायत अली अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। महकमा तालीम सिंध और आलमी इदारे सेहत की जानिब से स्कूल के तलबा के लिए एक बार फिर कोविड की एहतियाती तदाबीर जारी कर दी गई हैं। मास्क पहनना कितना ज़रूरी है और मास्क पहनने का दुरुस्त तरीक़ाकार क्या है, तलबा को सवाल जवाब की सूरत में आगाही फराहम की जा रही है। महकमा तालीम सिंध और आलमी इदारे सेहत के इशराक से स्कूल के तलबा के लिए एक बार फिर कोविड की एहतियाती तदाबीर जारी कर दी गई हैं, जिसमें मास्क पहनने की ज़रूरत और अहमियत के हवाले से आगाही फराहम की जाएगी। तलबा और तालिबात की आगाही के लिए एहतियाती तदाबीर सवाल जवाब की शक्ल में तरतीब दिए गए हैं। तलबा के सवालात के जवाब जारी करदा ब्रोशर में मौजूद हैं। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर के ब्रोशर स्कूल हेडमास्टर्स को व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दिए गए हैं। जबकि बरतानिया की जानिब से सिर्फ सफरी पाबंदियों में नरमी के बाद कौमी फ़ज़ाई कंपनी ने बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के लिए जारी चार्टर्ड फ़्लाइट्स ऑपरेशन वसी करने का फैसला कर दिया है। PIA ने परवाज़ों के लिए मज़ीद चार्टर्ड फ़्लाइट्स की दरख्वास्तें तलब करनी। तर्जुमान PIA के मुताबिक यूरोप और बरतानिया की चार्टर्ड परवाज़ों के लिए सर्विस रवां बरस नवंबर से अप्रैल 2022 तक 6 माह के लिए हासिल की जाएंगी। चार्टर्ड सर्विस मुहैया करने वाली एविएशन कंपनी के पास IATA का ऑपरेशनल ऑडिट ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना लाजमी है।
इंडस हॉस्पिटल ने पाकिस्तान और बैरून मुल्क स्कूल और कॉलेजेस के साथ मिलकर यूथ वॉलंटियर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। रजाकार चाइल्डहुड कैंसर मरीजों के लिए फ़ंड जमा करेंगे। इंडस अस्पताल में यूथ रजाकारों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब में इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी ने नौजवान रजाकारों के जज्बे को खूब सराहा और कहा कि यूथ प्रोग्राम के तहत तलबा ने गुज़श्ता माह मुकामी शॉपिंग मॉल में 4 रोज़ा बैग सेल के इनेकाद किया था, जिससे मिलने वाली रकम इंडस अस्पताल में पेडियाट्रिक कैंसर के इलाज के लिए खर्च हुई। JS बैंक में जाली सोना रखवा कर रकम हासिल करने के खिलाफ मुकदमात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस की जानिब से चालान पेश कर दिया गया। अदालत ने चालान को मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। प्राइवेट खातून आयशा मिर्जा ने दोनों ब्रांचेज में डमी क्लाइंट्स बनाकर बैंक स्टाफ की मदद से लोन हासिल किया। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से। JS बैंक में जाली सोना रखवा कर रकम हासिल करने के खिलाफ मुकदमात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वक़ास खान से। जी वक़ास, अपडेट कीजिएगा। जी, स्पेशल बैंकिंग कोर्ट में JS बैंक में जाली सोना रखकर लोन हासिल करने के खिलाफ मुकदमात की समाअत हुई है। बैंक फ्रॉड केस में अहम पेशरफ्त जो है सामने आई है। पुलिस ने दोनों मुकदमात का चालान जो है पेश करा दिया है अदालत में। अदालत की जानिब से चालान को मंजूर करते हुए समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है। पुलिस चालान में बताया गया है कि JS बैंक की 2 ब्रांचों में मुलजिमा आयशा मिर्जा ने कलीदी किरदार अदा किया है। आयशा मिर्जा डमी क्लाइंट्स बनाकर बैंक स्टाफ को लोन हासिल करने में मदद किया करती थी। लोगों को चंद पैसे देकर उनका शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात हासिल करती थी। बैंक स्टाफ की मदद से जाली सोना रखवा कर लोन हासिल किया जाता था। सोने के जाली होने का पता बैंक के इंटरनल ऑडिट से मालूम हुआ। शारे फैसल की ब्रांच से 53 करोड़ से ज्यादा की रकम वसूल की गई। थाना अजीजाबाद में कायम ब्रांच से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जो वसूल की गई। दोनों ब्रांचों के ब्रांच मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, गोल्ड फाइनेंस ऑफिसर और दीगर स्टाफ इस जालसाजी में मुलविस हैं। मुलजिमा आयशा ने जुर्म का एतराफ किया और सोना बरामद करवाया। अपने घर के लंच बॉक्स दफ्तर पाउचेस में छुपाया हुआ सोना निकाल कर पुलिस के हवाले किया। मुलजिमा आयशा ने फरा मंसूर और अदील अजीज की मदद से डमी नामों से अकाउंट खुलवाए। बैंक की CCTV फुटेज फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हुई। अदालत ने समाअत 18 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस शारे फैसल में दर्ज मुकदमे में 11 मुलजिमों को नामजद किया गया है, जबकि अजीज भट्टी में दर्ज मुकदमे में 10 मुलजिमों को नामजद किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वक़ास खान, आपने अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट ने 5G टेक्नोलॉजी और कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। साथ ही दरख्वास्त गुजार बिस्मा नौरीन पर 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। दरख्वास्त गुजार को 25,000 रुपये हाई कोर्ट क्लिनिकल फंड में जमा करवाने की हिदायत जारी की गई हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट ने 5G टेक्नोलॉजी और कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साथ ही दरख्वास्त गुजार बिस्मा नौरीन पर 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया है। अपडेट करें आपको जमा करवाने की हिदायत की गई है। जो क्लिनिकल फ़ंड में 25,000 रुपये जमा करवाने की हिदायत की गई हैं। अपडेट करें, दरख्वास्त गुजार बिस्मा नौरीन पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। दरख्वास्त गुजार को ये 25,000 रुपये हाई कोर्ट क्लिनिकल फ़ंड में जमा करवाने की हिदायत की गई हैं। सिंध हाई कोर्ट से खबर शामिल कर रहे हैं, जहां पर 5G टेक्नोलॉजी और कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, ये बिस्मा नौरीन हैं, जिनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी 5G टेक्नोलॉजी और कोरोना वायरस के खिलाफ। अदालत ने दरख्वास्त को न सिर्फ मुस्तरद किया है, बल्कि दरख्वास्त गुजार पर 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को ये 25,000 रुपये सिंध हाई कोर्ट की जो क्लिनिक फंड है उसमें जमा कराने का हुक्म दिया है और अपनी ऑब्जर्वेशन में करार दिया है कि 5G टेक्नोलॉजी से दुनिया फवायद हासिल कर रही है। दरख्वास्त गुजार से जब पूछा गया तो उसने 5G टेक्नोलॉजी के नुकसान से मुतल्लिक एक लफ्ज भी नहीं कहा। जिस टेक्नोलॉजी से दुनिया फायदा उठा रही है वो कैसे नुकसानदेह हो सकती है। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार का सिर्फ इस बात पर जोर था कि ये टेक्नोलॉजी गैर कानूनी और मुज़र सेहत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, आपने अपडेट किया। रवा माली साल 3 माह में तजारती खसारा 100% बढ़ने पर रुपया मुसलसल दबाव का शिकार है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक के इकदाम के बाद इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में
फर्क थोड़ा कम हुआ। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मजीद होने लगा हल्कान। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए की बुलंद सतह तक जा पहुंचा। हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह से 170 रुपए 50 पैसे के दरमियान ट्रेड हुआ और हफ्ते के इख्तिताम पर 5 पैसे महंगा होकर 170 रुपए 53 पैसे पर बंद हुआ। माशी माहिरीन के मुताबिक रवा माली साल 3 माह में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 100% बढ़ गया है, जो रुपए की कदर को मुसलसल कम कर रहा है, जो महंगाई का सबब बनेगा। देखिए, जिस रफ्तार से बाहर इंपोर्ट की चीज़ें बढ़ रही हैं, मतलब हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है और कोयला इतना महंगा हो गया, ऑयल इतना महंगा हो गया, तो जाहिर है जो भी चीज़ की कॉस्ट है बढ़ती जा रही है, तो इंपोर्ट का बिल तो बढ़ता जाएगा, तो तिजारती खसारा बढ़ेगा। घटेगा तो मुझे कोई चांस लगता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो गया। स्टेट बैंक इकदामात के बाद इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क कम हो गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 1 रुपए 60 पैसे सस्ता हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपए कमी से 198 रुपए 50 पैसे, बरतानी पाउंड 50 पैसे कम होकर 234 रुपए का हो गया। इमारती धर्म 30 पैसे कम होकर 47 रुपए 90 पैसे और सऊदी रियाल 50 पैसे सस्ता होकर 45 रुपए 40 पैसे में फरोख्त होने लगा। कारोबारी हफ्ते के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान देखा गया। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 394 पॉइंट्स की कमी से 44,500 की सतह बरकरार न रख सका। हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के सरमायाकार मोहतात रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 882 पॉइंट्स के रेंज बैंड में कारोबार हुआ। हफ्ते के दौरान इंडेक्स की बुलंद सतह 45,105 और कम सतह 44,283 रही। हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 394 पॉइंट्स कमी से 44,477 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के MD फारूक खान का कहना है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से तजावज कर गई है। दरामदी तेल महंगा होने से रुपए पर दबाव है, जिसकी वजह से मार्केट में मंदी है। जिस तरह आपने कहा कि पिछले 1-1.5 महीने में हालात पॉलिटिकली, रीजनली और इकोनॉमिकली काफ़ी चेंज हुए हैं। अफ़गानिस्तान का आपने जिक्र किया, उसके साथ मैं कहूँगा कि ऑयल प्राइस जो है वो बहुत ऊंची चली गई है, $80 को क्रॉस कर गई है। हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर आया। इंटरेस्ट रेट्स पूरी दुनिया में ऊपर जाने शुरू हो रहे हैं, मगर मार्केट जो है उस पर ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आता है। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 51 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 32 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया और शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 22 अरब रुपए कम होकर 7,786 अरब रुपए रह गई है। वजारत IT ने 2 अरब रुपए लागत से कराची में जदीद एम्यूनेशन ट्रेनिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम कर दिया है। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा कि ये मरकज़ मुल्क में कायम किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर से बड़ा और सहूलियात के एतबार से मुनफरिद होगा। कराची को 1 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 1 महीना पहले हमारा कॉन्टेक्ट डेवलप हुआ कि हम किस तरीके से एनिमेशन की चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। इनकी पूरी टीम, मैं आपके साथ साथ डॉक्टर ताहा को भी ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूं कि इनकी पूरी टीम ने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया। हमारी अपनी इग्नाइट की टीम थी, मिनिस्ट्री ऑफ IT की टीम ने विजिट किया, मामला देखे और 1 महीने के अंदर अंदर तमाम चीज़ों को MNO को फाइनल कर लिया। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे न सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी, जिस तरह वाइस चांसलर साहब ने कहा, बल्कि इसके पड़ोस में अगर देखा जाए NAD मौजूद है। NAD के पड़ोस में उस्मान मेमोरियल मौजूद है। उस्मान मेमोरियल के पड़ोस में सर सैयद मौजूद है। सर सैयद के सामने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी मौजूद है। तो वो पूरा एक चेन है। इससे मैं समझता हूँ हजारों की तादाद में तलबा और तालबात इससे फायदा उठा सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या होगा कि इस जो एनिमेशन की जो फील्ड है, इसके अंदर मैक्सिमम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और बेहतर से बेहतर सूरत पैदा किया जा सके। हम करने क्या जा रहे हैं, मैं अर्ज कर दूं कि फौरी तौर पर 1 बिलियन 1 अरब रुपए मैं समझता हूं कि यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर खर्च किया जाएगा और साथ साथ बैकअप में 1 अरब रुपए और मौजूद है। टोटल 2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज इसके ऊपर हम लगाने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि इससे पूरे पाकिस्तान के नौजवानों का फायदा पहुंचेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।